छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट वाले पटियाल की एक खास बात है कि उसका कमिटमेंट केवल देश की पब्लिक से है, पब्लिक के इंटरेस्ट से है। मैं ना किसी से दबता हूं, अपने दर्शक को वो जानकारी देता हूं ताकि वो असली और नकली का फर्क कर सके, ताकतवर के सामने कमजोर ना पड़े। पटियाल का पहला परीक्षण आज क्या होगा? देश की राजनीति में सबसे चर्चित विवाद का। केजरीवाल को अरेस्ट और रिमांड के राहत मिलेगी या नहीं, इस पर अदालत ने फैसला रिजर्व कर लिया है। कोर्ट में ईडी और केजरीवाल के वकीलों के बीच बड़ी तीखी बहस हुई है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। आम आदमी पार्टी को तोड़ने के मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जुबानी जंग कैसे कोर्ट में पहुंच गई, ये भी जानिएगा। राजनीति के बड़े सवालों के सारे जवाब सुनिए पटियाल के साथ। दूसरा परीक्षण करूंगा, उत्तर से दक्षिण हो गई राजनीति का। आज राहुल गांधी ने वायनाड से पर्चा भरा, उनके कॉमरेड साथी एन्नी राजा ने उनके खिलाफ पर्चा भर दिया है। मोदी ने अपनी बूथ सेना के कान में एक मंत्र फूंक दिया है, कहा हर बूथ पर 370 का टास्क पहुंचाना है। तो अमित शाह ने कहा अब की बारी 400 के पार। बीजेपी और कांग्रेस के चुनावी सपने संभव हैं या असंभव? मेरे परीक्षण भी आप मेरे साथ जरूर देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आज के तीसरे परीक्षण में पटियाल के पास आपके बच्चों के लिए लाइफ सेविंग मैसेज है। अगर आप अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़ते हैं, ईश्वर ना करे, लेकिन वो किसी फायर एक्सीडेंट में फंस जाते हैं, तो खुद को बचाने के लिए बच्चे क्या करें? दिल्ली के एक घर में आग से दो बहनों इनाया और गुलाशना का बहुत दुखद अंत हो गया। इसीलिए पटियाल ने आपके अपनों के लिए ये खास सलाह तैयार की है। आप इसे अपने बच्चों के साथ जरूर देखें। हमारे बुजुर्गों से हमने अक्सर एक कहावत सुनी है, आपत्ति काले विपरीत बुद्धि। मतलब कठिन वक्त में अपनी मुश्किल खुद बढ़ाना। ऐसे में सलाह यह होती है कि आपत्ति काल में बुद्धि को सही रखना चाहिए, लेकिन लोगों को यह बात समझ नहीं आती। आज मैं आपको ताइवान के भूकंप में दिखाऊंगा कि आपत्ति काल में बुद्धि के सही इस्तेमाल का अंजाम क्या होता है। भूकंप में धैर्य का परीक्षण मेरे साथ आपने जरूर देखना है। देश की राजनीति में विवादों की कैपिटल बन चुका है आम आदमी पार्टी का अरेस्ट एपिसोड। आज इसमें जेल से रिहाई पर केजरीवाल और ईडी की बहस है। संजय सिंह की तिहाड़ से छुट्टी है। आम आदमी पार्टी को तोड़ने के विवाद में आतिशी पर मानहानि का मुकदमा है और जेल के भीतर अरविंद केजरीवाल के वजन का विवाद है। सबसे पहले आज की बड़ी राजनीतिक तस्वीर आप देख लीजिए। संजय सिंह ने कहा है जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे, लेकिन ये दावा हकीकत में कितने पास है, इसे समझने के लिए अब पटियाल आपको जेल से रिहाई के मुद्दे पर ईडी और केजरीवाल की वकीलों के बीच हुई बहस सुनाएगा, जो आज कोर्ट में हुई है। कोर्ट में दलील रखते हुए अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा केजरीवाल को राजनीतिक प्रक्रिया से रोकने और अपमानित करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। इस पर ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी राजू ने क्या कहा? उन्होंने कहा अगर कोई आतंकी जो राजनीति में भी हो सेना की गाड़ी में ब्लास्ट कर दे तो क्या उसे सिर्फ इस आधार पर गिरफ्तार या गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उस समय चुनाव है? सिंघवी ने कहा यह गिरफ्तारी फिक्स मैच की तरह लगती है। एएसजी राजू ने इसका जवाब दिया मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नष्ट कर जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई और केजरीवाल ने खुद रिमांड का विरोध भी नहीं किया। केजरीवाल दो घोड़ों की सवारी कर रहे हैं। सिंघवी ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर दोबारा सवाल उठाया तो एएसजी राजू ने कहा अपराधी को जेल में डाला जाता है, इससे संविधान का मूल ढांचा कैसे प्रभावित हो गया? आप कत्ल करें और कहें कि पुलिस मुझे नहीं पकड़ सकती क्योंकि अभी चुनाव है। सिंघवी ने कहा समन भेजने लायक कोई सामग्री ईडी के पास नहीं है। एएसजी राजू ने जवाब दिया लॉन्ड्रिंग के प्राथमिक और पर्याप्त सबूत हैं। सिंघवी ने कहा पीएमएलए में जमानत पाना कठिन है, गिरफ्तारी का मकसद कुछ और ही लगता है। एएस राजू ने क्या कहा? उन्होंने कहा पीएमएलए के तहत अपराध हुआ है, कई आरोपियों ने इसे कबूल किया है। सिंघवी ने कहा क्या केजरीवाल के भागने का खतरा था? क्या मामले के 1.5-2 साल बाद सबूतों को प्रभावित कर सकते थे वो? एएसजी राजू ने क्या कहा? उन्होंने कहा हमने गिरफ्तारी से जुड़ी हर कानूनी पहलू को देखा है और उसका पालन भी किया है। शराब नीति बनाने से लेकर
तमाम बातों में केजरीवाल की भूमिका थी। सिंघवी ने कहा, कंपनी के ऊपर लगने वाली पीएमएलए की धारा 70 एक राजनीतिक पार्टी पर लगा दी गई, ये गलत है। एएसजी राजू ने क्या कहा? उन्होंने कहा, हमने आपको कंपनी नहीं कंपनी जैसा कहा है, यानी आम आदमी पार्टी को कंपनी जैसा कहा है। जब केजरीवाल के वकील ने कहा कि मनी ट्रेल का आरोप है लेकिन कुछ मिला नहीं है, तो ईडी के वकील ने कहा कि हत्या हो लेकिन लाश ना मिले तो क्या गुनाह साबित नहीं होता, और हम चुनाव के बाद संपत्ति को जब्त भी करेंगे। अभी करेंगे तो आप लोग चुनाव चिल्लाने लगेंगे। ये सारी बहस आज अदालत के बीच में हुई। हालांकि फैसला इस पर रिजर्व है। यहां एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि दिल्ली शराब घोटाले में चुनाव के बाद ईडी संपत्ति को जब्त करना शुरू करेगी। ये संकेत आज मिल गए हैं। ये बड़ा खुलासा आज ईडी के वकील ने अदालत में किया है। उनका कहना है कि चुनाव तक रुके हैं, वरना पीड़ित इलेक्शन को दोष देने लगेंगे। छोटा सा वीडियो रैप अप, उसके बाद आपकी बाकी की खबर। ये लड़ाई बहुत लंबी है। तो मुझे लगता है कि जब तक अरविंद जी, मनीष जी, सत्येंद्र जैन जी बाहर नहीं आ जाते तो ये खुशियाँ हमारे लिए अभी अधूरी है। बहुत खुशी है, हम सबको बहुत खुशी है। बस अब बाकी जो साथी हैं पापा के, वो लोग भी जल्दी बाहर आ जाए तो हम इस चीज़ का जश्न मना पाएंगे। संजय सिंह फिर से शेर की तरह दहाड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को मुंह तोड़ जवाब देंगे। संजय भैया से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, जो आम आदमी पार्टी से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। आज ईडी जैसी एजेंसियां कोर्ट में जवाब नहीं दे पा रही है क्योंकि उनके पास पिछले 1.5 साल में चवन्नी भी बरामद नहीं कर पाए। और जल्द ही हमारे बाकी नेता मनीष सिसोदिया जी, जैन जी और अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर होंगे और निश्चित रूप से सच्चाई और ईमानदारी जीत होगी। जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। संजय सिंह जी की कल जमानत इस तानाशाही की हार का और लोकतंत्र की जीत का एक सबसे बड़ा प्रमाण है। केजरीवाल को तो कोर्ट से आज भी राहत नहीं मिली, लेकिन दिल्ली शराब नीति के कथित घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद संजय सिंह रिहा हो गए हैं। अब सभी की नजरें संजय सिंह के अगले कदम पर टिकी हैं। संजय सिंह की जमानत की शर्तें भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने तय कर दी हैं। जरा आप भी उन पर गौर कर लीजिए। निचली अदालत ने कहा, संजय सिंह जांच अधिकारी को अपना नंबर उपलब्ध करवाएंगे और जांच में सहयोग करेंगे। शर्त में यह भी शामिल है कि शराब घोटाले में अपनी भूमिका पर कोई भी टिप्पणी अब संजय सिंह नहीं करेंगे। साथ ही संजय सिंह को अगर दिल्ली एनसीआर से बाहर जाना है तो ईडी के जांच अधिकारी के साथ जानकारी साझा करनी होगी। अपने मोबाइल की लोकेशन शेयरिंग को भी ऑन रखना पड़ेगा। जमानत की शर्त के मुताबिक संजय सिंह को अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना पड़ेगा। कोर्ट ने जमानत की राशि 2 लाख रुपए तय की थी, जिसे संजय सिंह की तरफ से जमा करा दिया गया है। तो ये सारी शर्तें राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज तय की। एक शर्त जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में के ऑर्डर में था कि भाई इस अबकारी नीति के बारे में जो आपकी भूमिका है खासकर उसको लेकर जो है आप कोई भी बयान नहीं देंगे, वो एक कंडीशन यहाँ पे है। इसके बारे में कोई कहा नहीं गया है। इसका मतलब है बिल्कुल जो सब कुछ चल रहा है, क्योंकि वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनका एक राजनीतिक करियर रहा है, राज्यसभा के सदस्य हैं, तो अपने जो उनके ओपिनियंस हैं इन सब चीजों को लेकर वो व्यक्त कर सकते हैं। संजय सिंह की रिहाई के मामले में ईडी की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसा क्या हुआ कि जिस शराब घोटाले में एग्रेसिव रूप दिखाकर ईडी ने ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की, अब उसी मामले में ईडी को संजय सिंह को रिहा कराना पड़ा। अदालत में जमानत का विरोध तक नहीं किया। आखिर संजय सिंह की जमानत का आधार क्या है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के वकीलों से कहा कि संजय सिंह की
गिरफ्तारी को 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपको मनी ट्रेल के सबूत नहीं मिले क्या? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 2-2 कहा, अगर ईडी बहस चाहती है तो कोर्ट को केस की मेरिट के हिसाब से चलना पड़ेगा और फिर कोर्ट पीएमएलए एक्ट की धारा 45 के तहत आदेश पारित करेगी। हालांकि बेंच ने जमानत देते वक्त यह भी कहा कि वो केस की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने ईडी के वकीलों से पूछा कि क्या संजय सिंह को अभी और जेल में रखने की जरूरत है। इस पर ईडी के वकीलों ने कहा संजय सिंह को हिरासत या उनकी हिरासत को और बढ़ाए जाने की जरूरत नहीं है। दावा है कि ईडी ने शराब घोटाले में सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा के बयानों के आधार पर संजय सिंह को अरेस्ट किया था। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिनेश अरोड़ा ने अपने 10 बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया, लेकिन जैसे ही 11वें बयान में दिनेश ने संजय का नाम लिया तो उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में पटियाल ने वरिष्ठ वकील से यह जानना चाहा कि क्या सरकारी गवाह का बयान अपने आप में साक्ष्य माना जाता है या फिर सरकारी गवाह के बयान को जस्टिफाई करने के लिए सबूत देना भी पड़ता है। आप भी सुन लीजिए वरिष्ठ वकील ने हमें क्या कहा। कोर्ट में जब चार्जेस फ्रेम होते हैं तो उसके बाद कोर्ट का एक नियम है कि वो उन गवाहों को फिर दोबारा आकर के कोर्ट में डिपोज करना होगा। उसके बाद ये डिसाइड होगा कि वो केस के फेवर में है या अगेंस्ट में है, और उनके स्टेटमेंट जब तक पूरी तरह से सब्सटेंशिएट नहीं होते तब तक उसका होना नहीं होना, क्योंकि जब ट्रायल होगा तो वो उनको आना पड़ेगा दोबारा जब तक आकर के गवाही नहीं देंगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं। क्योंकि जब भी कोई स्टेटमेंट होगा, चाहे वो अप्रूवर का भी स्टेटमेंट है, इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर प्रोसिक्यूशन के फेवर में हमेशा ही उसको ट्रीट किया जाता है। प्रोसिक्यूशन ये प्रूव भी करती है कि हमारे पास ये एविडेंस है, हमारे पास ये विटनेसेस हैं, चाहे वो अप्रूवर ही क्यों ना हो, तो उसकी बातों को कोर्ट भी तरजीह देती है। अब केजरीवाल के शारीरिक वजन और उनके राजनीतिक वजन का परीक्षण करूंगा। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि जेल में रहकर केजरीवाल का वजन करीब 4.5 किलो घट गया है। आतिशी ने और भी कई आरोप लगाए हैं, लेकिन तिहाड़ जेल प्रशासन ने जवाब में केजरीवाल के बीमार होने और वजन घटने के मामले पर आज केजरीवाल का मेडिकल बुलेटिन जारी कर दिया। तिहाड़ जेल प्रशासन के मुताबिक 1 अप्रैल को केजरीवाल का शुगर लेवल 139 था और वीपी 120। 2 अप्रैल को शुगर लेवल बढ़कर 182 हो गया और वीपी 121। 3 अप्रैल को केजरीवाल का शुगर लेवल घटकर 140 पर आ गया। अगर वजन की बात करें तो 1 अप्रैल से लेकर अब तक केजरीवाल का वजन 65 किलो ही है। ये जेल प्रशासन का दावा है। अरविंद केजरीवाल जी का पिछले 12 दिन में 4.5 किलो वजन घट गया है। एक डायबिटीज का पेशेंट होते हुए इतने कम समय में इतना ज्यादा वजन घटना कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। जब वो ईडी की कस्टडी में थे तो 3 बार उनका शुगर लेवल गिरा। एक बार उनका शुगर लेवल 46 तक पहुंच गया, जो किसी भी व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। सीवियर डायबिटीज के पेशेंट के लिए 12 दिन में 4.5 किलो वजन घटना एक बहुत खतरनाक चीज है। कथित शराब घोटाले में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खूब चल रहा है। आप नेता आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहती है और बीजेपी ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए संपर्क भी किया है। आतिशी ने कहा, बीजेपी ने एक बहुत करीबी के जरिए मुझे संपर्क किया है। उन्होंने मुझे बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया और कहा कि ऐसा करके मैं अपना राजनीतिक करियर बचा सकती हूं। उन्होंने धमकी दी है कि अगर मैं पार्टी नहीं छोड़ती हूं तो ईडी 1 महीने के अंदर मुझे भी गिरफ्तार कर लेगी। आतिशी के इस बयान को गलत बताते हुए आज बीजेपी ने उन्हें मानहानि का लीगल नोटिस भेज दिया है। इस बार भागने नहीं देंगे, इसलिए उनको लीगल कार्रवाई के लिए हमने नोटिस दिया है। और जहां तक जब तक वो तथ्य नहीं रखती नहीं तो इस पर जो कानूनी कार्रवाई चलेगी, लेकिन इनको भागने नहीं देंगे, इनको जवाब देना पड़ेगा। निराधार आरोप हैं और मैं चाहूंगा मेरा चैलेंज स्वीकार करें, वह कुछ तथ्य साबित करें, जिससे ये तथ्य लाएं जिससे साबित हो कि किसी ने उनको अप्रोच किया कि वह भाजपा ज्वाइन करें। आम आदमी पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। वो खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन बीजेपी दिल्ली के इसी सियासी सर्कस को चुनाव का मुद्दा बना रही है।
बीजेपी दावा करती है कि वो करप्शन का अंत करेगी और इसकी गारंटी के लिए आम आदमी पार्टी पर हो रही एजेंसी की कार्रवाई को चेहरा भी बना रही है। दिल्ली बीजेपी के लिए करप्शन के खिलाफ चुनावी नैरेटिव बन चुका है। सुनिए कैसे। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ, और यहां तक कह देते हैं अरे मोदी का कोई परिवार नहीं है, उसको भ्रष्टाचार की जरूरत नहीं है। तो क्या परिवार है तो आपको भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? मैं आज इस मंच से समग्र उत्तर प्रदेश की जनता को कहना हूं, 2014 में मोदी जी ने कहा था जिन्होंने भ्रष्टाचार करा है वो जेल में जाएंगे, और 2024 में भी कह रहे हैं जिसने भ्रष्टाचार किया है वो जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे। 2024 के चुनाव में बीजेपी करप्शन के अंत को मुख्य मुद्दा बना रही है। उसने आम आदमी पार्टी का पूरा विवाद उसकी पूरी मदद कर रहा है। यह विवाद जितना भड़केगा, बीजेपी का ईमानदारी वाला नैरेटिव उतना ही चमकेगा। अब पटियाल 2024 के लिए वोटर के मूड का परीक्षण करने जा रहा है, और वोटर के मूड से पहले हम आपको ये 3 तस्वीरें दिखा देते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों को देखकर आपको पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी के लिए संजय सिंह की रिहाई कितनी बड़ी खबर है। सुनीता केजरीवाल से मिलने के लिए सीएम आवास पर पहुंच सकते हैं संजय सिंह। वहां की तैयारी आप देख सकते हैं, इंतजार हो रहा है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो गाड़ियां आ रही हैं उनमें फ्रंट सीट पर बैठे हुए दिख रहे हैं संजय सिंह। कान को फोन लगा हुआ है और संजय सिंह वहां पहुंच चुके हैं। माना यह जा रहा था पिछले आधे घंटे से कि जेल से निकलने के बाद किसी भी वक्त संजय सिंह सुनीता केजरीवाल से मिलने जाएंगे। और आम आदमी पार्टी का दावा यह भी है कि सुनीता केजरीवाल से मिलने के बाद संजय सिंह को पार्टी ऑफिस जाना है, वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं से वो बात भी करेंगे। देर रात तक आम आदमी पार्टी के लिए संजय सिंह की रिहाई का ये जश्न शायद आज सड़कों पर, पार्टी ऑफिस पर या फिर सीएम आवास के बाहर यूं ही चलता रहेगा। लेकिन जो नारे लग रहे हैं और जो कहा जा रहा है वो अरविंद केजरीवाल के भी यूं ही छूटने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन संजय सिंह कब पार्टी ऑफिस पहुंचेंगे वो सुनीता केजरीवाल के घर से निकलने के बाद ये तय होगा। हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए एक राहत भरी खबर आई है बड़े दिनों बाद। हालांकि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है और उनकी रिहाई को लेकर आज जो पूरी बहस हुई अदालत में, उसको लेकर अभी कोई फैसला नहीं आया है। अभी फैसला रिजर्व रखा है। उस फैसले पर भी बहुत कुछ टिका हुआ है आम आदमी पार्टी का। अब पटियाल 2024 के लिए वोटर के मूड का परीक्षण करेगा। ये हमारी खास कोशिश है। इसमें हम आपको राज्य के हिसाब से वोटर पर घटनाओं का क्या असर होता है और उसमें क्या बदलाव आता है ये बताते हैं। वोट का अंतर भी लगातार हम आपको दिखाते हैं। कल दिल्ली और हरियाणा के साथ साथ यूपी का हाल आपने देखा था, और आज बारी बिहार की है। क्योंकि यहां इस बार एक तरफ बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती का टेस्ट होना है, तो दूसरी तरफ लालू और कांग्रेस सहित गैर बीजेपी दलों के गठबंधन का टेस्ट होना है। इसीलिए यह जरूरी आ जाता है कि आखिरकार क्या कहता है वोटर का मूड। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 में 39 सीटों पर एनडीए गठबंधन को जीत मिली थी। बीच में जेडीयू ने बीजेपी से किनारा कर लिया था, लेकिन 2024 की लड़ाई में बीजेपी और जेडीयू फिर एक बार साथ साथ है। लेकिन बिहार का वोटर अब की बार किसके साथ है, अब जरा इसे समझ लीजिए। एनडीए के खाते में 56% वोट हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में 35% वोट हैं, जबकि अन्य के खाते में 14% वोट हैं। बिहार की जनता के मूड का यह मीटर सी वोटर की देन है, यानी सी वोटर ने एबीपी न्यूज के लिए किया है, वो हम आपको ट्रैकर बता रहे हैं। मार्च से अप्रैल तक हुई राजनीतिक घटनाओं से बिहार के वोटर का मिजाज कितना बदला, ये आपको जानना चाहिए। अब आपको इसका अंक गणित में समझाता हूं। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक अप्रैल महीने में एनडीए के साथ 51% वोटर हैं। इंडिया गठबंधन को 35% मतदाताओं का समर्थन है, जबकि अन्य के साथ 14% वोटर हैं। अब मार्च के महीने में बिहार के मतदाताओं के मन में कौन सा सर्वे रिपोर्ट में ये देखेंगे कि कौन सा नेता था
और यह भी क्लियर हो जाएगा मार्च की रिपोर्ट देखने के बाद। मार्च महीने में एनडीए 50% मतदाताओं की पसंद बना, जबकि इंडिया गठबंधन के साथ 34% वोटर थे, जबकि अन्य को 16% वोटर की पसंद माना गया। यानी ये सारा ट्रैकर हम वोटर के हिसाब से पार्टी वाइज आपको बता रहे हैं। पटियाला अब चुनाव में बीजेपी के 370 पार अभियान का परीक्षण करेगा। बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव में अपने बूते 370 सीटें जीतने का जो लक्ष्य तय किया है, उसे हासिल करना बीजेपी के लिए संभव है या असंभव? आज इसका बहुत तगड़ा परीक्षण आप मेरे साथ देखिए। अगले 100 दिनों तक देश की जो चुनावी राजनीति है उसमें संग्राम बढ़ने वाला है, लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि इस बार देश में दो हिस्सों उत्तर और दक्षिण भारत में लोकसभा की लड़ाई अलग अलग चल रही है, जिसकी जमीन भी आज तैयार हो गई। ये बात क्यों कही जा रही है, इसे समझने के लिए सबसे पहले आप इन 4 तस्वीरों को देखिए। आज राहुल गांधी ने दक्षिण भारत की वायनाड सीट से पर्चा भर दिया। इसे राजनीति में नेहरू गांधी परिवार की उत्तर से दक्षिण शिफ्टिंग कहा जा रहा है। यह चर्चा इसलिए जोर पकड़ चुकी है क्योंकि नेहरू गांधी परिवार की सीट रायबरेली और अमेठी के लिए कांग्रेस उम्मीदवार तलाश रही है। कांग्रेस का यही असमंजस बीजेपी के लिए बूस्टर डोज की तरह काम कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि चुनाव लड़ने के लिए विपक्ष के पास प्रत्याशी ही नहीं है। बीजेपी के लिए 370 प्लस पर जीत इतनी आसान नहीं होने वाली, ये सच्चाई शायद प्रधानमंत्री मोदी को भी मालूम है। इसीलिए मोदी उत्तर से लेकर दक्षिण भारत के कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। दूसरी तस्वीर, अमित शाह वेस्टर्न यूपी की सभी 14 सीटों पर जीत का दम भरकर पार्टी और गठबंधन दोनों का कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन करने में लगे हुए हैं। 400 पार का नारा लगा रहे हैं। मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। संविधान को बचाने की लड़ाई है। अहंकार वो करते हैं जिन्हें सत्ता विरासत में मिलती है। अगर नरेंद्र मोदी नहीं होता तो क्या भव्य राम मंदिर का निर्माण हो पाता? जो गारंटी राहुल गांधी जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बनाई, उसका डोर टू डोर कैंपेन करने का हम लोगों ने आज के मीटिंग में तय किया है। It has been an honor for me to be your member of parliament. I don't treat you and think of you like an electorate. I treat you and think of you the same way I think of my little sister Priyanka over here. जो घमंडिया गठबंधन इकट्ठा हुआ है, 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले लोग इकट्ठा हुए। मोदी हमेशा मेरी गारंटी, मोदी की गारंटी बोलते हैं। आज तक उनकी गारंटी लोगों को मिली नहीं। शपथ लेने के दूसरे दिन ही धमाधम काम आने वाला है। अब मैं आपको मोदी का एक ऐसा मंत्र सुनाने जा रहा हूं जो वो अपने कार्यकर्ताओं के कान में फूंक रहे हैं। इसमें वो बूथ इंचार्ज के कितने वोट बढ़ाने के लिए कह रहे हैं और कांग्रेस के बारे में क्या बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। अच्छा हेमलता जी, भाजपा ने हर बूथ पर पिछले चुनाव में जितने वोट मिले थे उससे 370 वोट ज्यादा डलवाने के लिए बोला है। क्योंकि भाजपा 370 सीटें लाना चाहती है और एनडीए 400 से भी पार करना चाहती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए 370 वोट हर बूथ में नए आए, इसके लिए क्या काम हो रहा है? जो नए मतदाता है ना, वे लोग सत्ता में आए तब उनकी उम्र 8 साल, 9 साल, 10 साल थी। उस उम्र में पहले की सरकार कितनी देश का नुकसान किया, कितना करप्शन किया, ये उनको पता ही नहीं होगा।
योगी जी आए उसकी पहले कैसी सरकार थी ये भी उनको पता नहीं होगा। तो ये जो नए मतदाता है, फर्स्ट टाइम वोटर है, उनको ये पुरानी बातें बतानी पड़ेगी कि पहले कैसा हाल था, कितना करप्शन था, कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती थी। तब जाकर उनको समझ में आएगा कि सरकार ने कितना काम किया है। 24 की जीत को लेकर बीजेपी में गजब का कॉन्फिडेंस है। तभी पीएम मोदी ने डंके की चोट पर कहा कि शपथ के दूसरे दिन ही देश में धमाधम काम शुरू हो जाएगा। वैसे कॉन्फिडेंट तो बीजेपी इस बात को लेकर भी है कि अब की बार 400 सीटें जीतेंगे ही। फैक्ट ये भी है कि ये टारगेट तभी पूरा हो सकता है जब बीजेपी अकेले 370 सीटें जीते। लेकिन ये लक्ष्य संभव है या असंभव, इसके लिए पटियाल ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक के बीच चुनावी चैलेंज का पूरा परीक्षण किया। उत्तर भारत में लोकसभा की 242 सीट हैं। गौर से सुनते जाइएगा और देखते भी रहिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 183 सीटें जीती थी। दक्षिण भारत में लोकसभा की 132 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी को महज 29 सीट पर जीत मिली यहां, यानी 103 सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा था। अब मैं आपको बताता हूं कि 370 का लक्ष्य बीजेपी के लिए कितनी टेढ़ी खीर है। जो फैक्ट्स पटियाल ने जुटाए हैं उनसे पूरी पिक्चर अपने आप क्लियर हो जाएगी। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले 436 सीटों पर लड़ी थी। 436 में से 303 सीट पर बीजेपी को जीत मिली। इस हिसाब से 2019 के चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा 69%। अब मैं आपको बताता हूं कि 370 का टारगेट पूरा करने के लिए बीजेपी को इस बार क्या क्या करना होगा। 2024 में बीजेपी को 83 स्ट्राइक रेट चाहिए, तभी 370 का टारगेट पूरा होगा। पिछली बार 436 और इस बार 446 सीट पर बीजेपी लड़ रही है, यानी पिछली बार की तुलना में सिर्फ 10 सीट ज्यादा है इस बार। इनमें से भी 367 सीट ऐसी हैं जहां बीजेपी कभी न कभी जीती, लेकिन 2024 में बीजेपी इन 367 सीट में 339 पर ही लड़ रही है, यानी पहले जीती हुई 28 सीटों पर बीजेपी नहीं, उसके सहयोगी लड़ रहे हैं। एक और खास बात, पैन इंडिया 176 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी कभी नहीं जीती। 2024 में बीजेपी इनमें से 106 सीट पर चुनाव लड़ रही है, यानी समीकरण देखिए किस तरह के बन रहे हैं। देश के 7 ऐसे राज्य हैं जहां लोकसभा की 87 सीट हैं। इन राज्यों को साधे बिना बीजेपी का 370 का लक्ष्य हासिल कर पाना असंभव है। बीजेपी के लिए ये सूबे क्यों चैलेंज है और कहां कितनी चुनौती है, पटियाल ने इसका भी पूरा परीक्षण किया। पहले दक्षिण के राज्यों की बात कर लेता हूं, उन पर नजर डालिए। केरल में लोकसभा की 20 सीट हैं, 16 सीट ऐसी हैं जहां बीजेपी कभी नहीं जीती। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, इनमें से 16 सीट पर कभी कमल नहीं खिला। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, इनमें से 10 सीट पर बीजेपी ने हमेशा हार का मुंह देखा। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीट हैं, इनमें से 10 सीट ऐसी हैं जहां बीजेपी कभी नहीं जीती। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं, यहां 3 सीटें ऐसी हैं जहां हर बार बीजेपी हारी। तो ये वो सीटें हैं जो मुश्किल हैं और मोदी इन्हीं सीटों पर जीत साधने के लिए मेहनत कर रहे हैं दक्षिण भारत में। बीजेपी के लिए चुनौतियों की दीवार उत्तर भारत में भी खड़ी है। उत्तर में कहां-कहां बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है, अब इसे भी ध्यान से देख लीजिए। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, 10 सीट ऐसी हैं जहां बीजेपी कभी नहीं जीती। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीट हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी 22 सीट पर यहां पर जीती थी। आंकड़ों से एक बात तो साफ है कि उत्तर से लेकर दक्षिण 7 राज्यों में बीजेपी की स्थिति कमजोर है। अगर 370 सीट जीतनी है तो इन राज्यों में बीजेपी को अपना परफॉर्मेंस सुधारना होगा, बहुत जरूरी है ये। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी जानती है अपने बूते पर 370 सीटें जीतना नामुमकिन है, इसीलिए बीजेपी विपक्षी दलों को छोड़कर आ रहे हर चेहरे का स्वागत कर रही है और बीजेपी को चैलेंज देने में विपक्ष भी हर मुमकिन कोशिश में लगा हुआ है। इसे समझने के लिए आपको ये 2 तस्वीरें देखना अब जरूरी हो जाता है। बीजेपी में आज एक बार फिर पंजे का पुनर्जन्म हुआ। कल तक राहुल गांधी के पोस्ट शेयर करने वाले बॉक्सर विजेंद्र आज बीजेपी हेडक्वार्टर जाकर पार्टी मेंबर बन जाते हैं। सवाल पूछा जाता है विजेंद्र से, इतनी जल्दी मन कैसे बदल गया?
तो विजेंद्र क्या कहते हैं, परिवर्तन के लिए 1 सेकंड ही काफी होता है। सही बात है, बॉक्सिंग में ऐसे ही है, अगर एक पंच लग जाए तो उसी में हार जीत हो जाती है। तो ये मान लिया जाए कि पार्टी वाला पंच था विजेंद्र का। दूसरी तस्वीर बीजेपी सांसद अजय निषाद की है, जिन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। मुजफ्फरपुर से बीजेपी ने निषाद का टिकट काट दिया था, तो कांग्रेस ने निषाद को ही बीजेपी के खिलाफ हथियार बना दिया, यानी टिकट दे दिया वहां से कि भैया आप लड़ लीजिए। पार्टियों में पाला बदलने का सिलसिला जारी है। इसके रीजनल, सीजनल, ग्रासरूट लेवल तक के दलों को बीजेपी एनडीए में शामिल करवा रही है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि किसी भी सीट पर वोटों का बिखराव उनके लिए मुश्किल पैदा करे। 2019 में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा 38 पार्टियों ने 188 लोकसभा सीटें जीती। इनमें से 51 सीट जीतने वाले 14 दल इस बार एनडीए का हिस्सा हैं। 78 सीटें जीतने वाली 16 पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। 59 सीटें जीतने वाली 8 पार्टियां किसी भी गठबंधन में नहीं हैं। अकेले चुनाव लड़ने वाली दक्षिण भारत की 4 पार्टियां वाईएसआर कांग्रेस, बीआरएस, एआईएमआईएम और एआईएडीएमके हैं, जबकि उत्तर भारत के 4 दल बीजेडी, बीएसपी, एआईयूडीएफ और शिरोमणि अकाली दल किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो ये मोटा मोटी तस्वीर है। अब मैं आपको बताता हूं कि गठबंधन भारत की राजनीति की सबसे बड़ी जरूरत क्यों बन चुका है और क्यों बीजेपी लक्ष्य 370 की सिद्धि के लिए गठबंधन और ज्वाइनिंग कराती रही है। इसे समझने के लिए आपको बीते 6 लोकसभा चुनावों के नतीजों पर नजर डालना जरूरी है। 1998 में अन्य दलों के 41% सांसद जीते, गठबंधन सरकार बनी तब। 1999 में अन्य दलों के 45% सांसद जीते, तो वहां पर भी गठबंधन सरकार बनी। 2004 में अन्य दलों के 48% सांसद जीते, यूपीए की सरकार बनी। 2009 में अन्य दलों के 41% सांसद जीते, दोबारा यूपीए की सरकार बनी। 2014 में बीजेपी ने अकेले स्पष्ट बहुमत हासिल किया, तो मुख्य विपक्षी दल और अन्य दलों के सांसद भी घटे और वोट शेयर भी घट गया। यही 2019 में भी हुआ। बीजेपी की सीटें और बढ़ी तो अन्य दलों के सांसद घट गए। लेकिन बीते 6 चुनावों के नतीजों का औसत निकालें अगर हम, तो भी अकेले 42% सांसद अन्य दलों से जीते, जो बीजेपी और कांग्रेस के काफी ज्यादा बन जाता है। इसीलिए बीजेपी के अकेले दम पर स्पष्ट जनादेश हासिल करने के बावजूद देश में एनडीए यानी गठबंधन की सरकार है अब। और इस बार भी बीजेपी के लिए हर क्षेत्रीय और छोटी छोटी पार्टियों की अहमियत उसी तरह बरकरार है। बीजेपी के लिए एक और चैलेंजिंग सिचुएशन हमेशा रही है। चुनाव में मुकाबला जब भी चौतरफा हुआ है, बीजेपी की परफॉर्मेंस को बट्टा लगा, खासकर तब जब बीजेपी को कांग्रेस के 7 क्षेत्रीय दलों से टक्कर मिली। हालांकि जहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर होती है, वहां पलड़ा बीजेपी का भारी रहता है। अब पटियाल बीजेपी की उस चुनौती का परीक्षण करेगा। पहली बात कांग्रेस और बीजेपी की ही कर लेते हैं। 12 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की 161 सीट है। 2019 चुनाव में यहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट 91% रहा, 91%। 161 सीट में बीजेपी ने 147 सीट जीती थी। कांग्रेस के खाते में 9 और अन्यों के खाते में 5 सीटें गई। अब पटियाल बीजेपी को क्षेत्रीय दलों से मिलने वाले चैलेंज का परीक्षण करेगा, जिससे पूरी पिक्चर एकदम आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी कि क्षेत्रीय दल कैसे बीजेपी का खेल बिगाड़ते आए हैं। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 198 सीटें हैं। 2019 के बीजेपी को इनमें से 198 की बात करें तो 116 पर जीत मिली। तब बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा 59%, यानी कांग्रेस को महज 6 सीट मिली, जबकि क्षेत्रीय दलों को और अन्य जो थे उनको 76 सीटों पर कामयाबी मिली, उनका कब्जा हो गया। अब जहां कांग्रेस, बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के बीच चौतरफा मुकाबला होता है, वहां बीजेपी कहां स्टैंड करती है, इसका परीक्षण भी पटियाल ने किया है। देश के 6 राज्यों में लोकसभा की कुल 93 सीटें हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 40 सीट पर जीत मिली, तब बीजेपी का स्ट्राइक रेट 43% रहा। कांग्रेस को इस चुनाव में 12 सीटें मिली थी, जबकि अन्य के खाते में 41 सीटें गई थी। यानी कांग्रेस से 1 to 1 में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन चुनौती क्षेत्रीय दलों और चौतरफा मुकाबले में जरूर बीजेपी को मिलती रही है। यह बात इस समीकरण, इन आंकड़ों से समझ आ जाती है।
राजनीति से निकलकर अब चलते हैं ताइवान की ओर। अब पटियाल ताइवान में आए भूकंप का परीक्षण करेगा। इस परीक्षण में आपको आपदा के समय लोगों को अनुकूल बुद्धि से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। भूकंप के दौरान लोगों का धैर्य परीक्षण जरूर देख लीजिए। ताइवान में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। पिछले 25 साल में पहली बार भूकंप के इतने तेज झटके ताइवान ने महसूस किए। इससे पहले साल 1999 में आए भूकंप में भयंकर वहां तबाही हुई थी, जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई थी। उस वक्त भूकंप की तीव्रता कितनी थी? 7.6%। टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरों में आप भी अंदाजा लगा सकते हैं ये मंजर कितना खौफनाक होगा। हमारे यहाँ एक कहावत है, आपत्ति काले विपरीत बुद्धि। जब मुश्किल वक्त में कोई गलत काम करके खुद को नुकसान पहुंचाता है तो उसे दुरुस्त करने के लिए यही कहा जाता है। लेकिन जब जो आप देखने जा रहे हैं उसमें आपको यह पता चलेगा कि विपदा के वक्त धैर्य का कितना बड़ा महत्व होता है। ताइवान से आई इस तस्वीर पर नजर डालिए जरा। ताइपे मेट्रो में लोग सफर कर रहे हैं। अचानक आए भूकंप से लोग सहम तो जरूर गए, लेकिन साहस नहीं खोया, धैर्य बनाए रखा। जो जहां था वहीं चट्टान की तरह खड़ा रहा। अगर ये अपनी जगह से भागते तो शायद इनको चोट भी लग सकती थी, भगदड़ भी मच सकती थी। लेकिन समझदारी और सूझबूझ से आपदा के वक्त में इन्होंने अपने नुकसान को कम कर दिया, क्योंकि ये वहीं टिके रहे जहां थे। भूकंप को चुनौती देती दूसरी तस्वीर देखिए। ब्रिज पर चलते ट्रैफिक की रफ्तार रुक जाती है, लेकिन हिचकोले मारता ब्रिज भी इन लोगों को नहीं डरा पाया। इन लोगों ने धैर्य बनाए रखा और कार और मोटरसाइकिल पर सवार लोग वहीं रुक गए। वो तब तक रुके रहे जब तक सब कुछ सामान्य नहीं हो गया। कुछ देर बाद सब कुछ ठीक हो गया और सभी लोग अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। विपदा में धैर्य का महत्व समझाने वाला इससे अच्छा उदाहरण मुझे नहीं लगता कोई और हो सकता है। एक और तस्वीर देखिए। यह तस्वीर ताइवान के एक न्यूज चैनल के एंकर की है। किस कदर न्यूज रूम की लाइटें हिल रही हैं, लेकिन खबर पढ़ रही एंकर का जज्बा नहीं डगमगाया। वो लगातार भूकंप की खबर पर जानकारी देती रही। हिलते हुए न्यूज रूम में खतरे में भी अपनी जिम्मेदारी को निभा रही थी, ठीक उसी तरह जैसे हम इस वक्त आपके सामने निभा रहे हैं। इन तस्वीरों को दिखाने का मेरा मकसद ये है कि हमें अपनी निजी जिंदगी में इससे सबक लेना चाहिए। विपदा में धैर्य बनाकर रखें, सूझबूझ से काम करें। आपदा आए तो घबराकर खुद को नुकसान पहुंचाने का काम कतई ना करें। अब पटियाल एक बहुत इमोशनल परीक्षण करेगा। इसका सीधा रिश्ता उन बच्चों से है जो घर में अकेले रहते हैं, उन माँ बाप से है जो बच्चों को घर में अकेला छोड़कर काम पर जाते हैं। मंगलवार का दिन 2024 के अप्रैल महीने की 2 तारीख थी। दोपहर का वक्त था। दिल्ली का सदर बाजार इलाका कारोबारी सालिम का मकान अचानक धू-धू कर जलने लगा। मकान में उस वक्त 2 बच्चियों और उनकी मां थी। मां गुलिस्तान ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली, लेकिन 16 साल की गुलाशना और 12 साल की इनाया पहली मंजिल पर ही फंस गई। यानी आग लगी हुई थी घर में और फंस गई। फायर ब्रिगेड आई, आग पर काबू पाया गया, लेकिन इनाया और गुलाशना को बचाया नहीं जा सका। आग लगने के बाद दोनों बच्चियों ने खुद को घर के बाथरूम में बंद कर लिया, जिसके बाद धुएं से दम घुटने के कारण दोनों की वहीं मौत हो गई। हमें दुख है 2 मासूम बच्चियों को बचाया नहीं जा सका, लेकिन वो हम सब के लिए और खासकर हमारे बच्चों के लिए एक सीख छोड़कर गई हैं, जिस पर बात होनी बहुत जरूरी है। आग की खबरों से अखबार और टीवी भरे रहते हैं, आप रोज पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन कभी बचाव पर बात नहीं होती। गुलाशना और इनाया कहानी में उसी समय की बात हम करना चाहते हैं। कैसे छोटी सी ट्रेनिंग से हम अपने बच्चों को ऐसी भयंकर आग से बचा सकते हैं जिसमें ये दोनों बच्चियां फंस गई थी। पटियाल की आपसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को भी इस वक्त अपने साथ बुला लें, उनके साथ हमारा ये परीक्षण जरूर देखें, खुद भी सीखें और अपने बच्चों को भी आने वाले खतरे से लड़ने के लिए तैयार करें। पब्लिक इंटरेस्ट की टीम ने दिल्ली फायर सर्विसेज के डायरेक्टर अतुल गर्ग से बात की है। उन्होंने कुछ बहुत काम की सीख दी है। बताया है कि बच्चे घर में अकेले हों, कोई फायर एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करना चाहिए। ये ट्रेनिंग गुलाशना और इनाया को दी गई होती तो आज वो भी अपने मम्मी पापा के साथ हमारे इस समाज में होती। ये देखिए, अगर आप सारे डेटा देखेंगे, ज़्यादातर जो डेथ होती है वो दम घुटने से होती है, आग से बहुत कम होती है। आग से डेथ तभी हो सकती है
जब आग डायरेक्ट जो है आग के कांटेक्ट में आए या एक ब्लास्ट हो गया या कोई ऐसा हुआ तब जो है डेथ हो सकती है। सबसे पहले तो ये है कि आप किसी भी उसमें आग को बुझाने की कोशिश ना करें, ये आपका काम नहीं है। इसके लिए बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और आप जो है आग को नहीं बुझा सकते। तो सबसे पहले तो कोशिश करनी है, आप आग लगी आप सबसे पहले बाहर निकल जाएं, खुली हवा में जाएं। देखिए यही सबसे अच्छा तरीका है, अपने को प्रोटेक्ट करें। आप ये ना कोशिश करें मैं आग बुझा लूँगी, मैं सामान ले लूँगा या सामान ले लूँगी। अगर ये पॉसिबल नहीं है, मान लीजिए आप कहीं ऊंचे फ्लोर पे रहते हैं, अभी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आ रही है, मान लीजिए 20 फ्लोर पे, तो आपने वो जगह ढूंढनी है जहाँ आप खुली हवा में हो। आप बालकनी में आकर बालकनी का दरवाज़ा बंद कर लेंगे, 100% यू विल बी सर्वाइव, क्योंकि आप ओपन एरिया में हैं। अगर धुआं आ भी गया तो वो बाहर से डिस्पर्स हो जाएगा। अब मान लीजिए ये दोनों बातें भी नहीं हो पा रही, तो तीसरा ये है कि आप एक बाथरूम में जाएं, एक कमरे में जाएं, उस कमरे को बिल्कुल सील पैक कर दें और अपने चेहरे पे कुछ गीला कपड़ा, कोई जो भी आपके पास वहाँ हो, क्योंकि कमरे के अंदर तो हो सकता पानी ना मिले, पर जो चीज़ है रुमाल रख के, इट विल डिले स्मोक इनहेलेशन। आप जो स्मोक को इनहेल कर रहे हैं वो डिले, एक तो जब आपने कमरा सील कर दिया तो स्मोक के आने के चांस कम हो गए, क्योंकि फायर जहाँ लगी है वो उस फ्लोर पे रहेगी, ऊपर जाने में उसको टाइम लगता है। अनलेस देयर इज सम एक्सप्लोसिव मटेरियल, कोई सिलेंडर फट गया या बहुत जलने वाली चीज़ थी। घरों में नॉर्मली ये चीज़ें नहीं होती हैं। आप घर में अगर देखें तो कपड़े होंगे, चेयर है, कुछ ऐसी चीज़, तो उसमें आग बहुत तेज़ी से, इतनी तेज़ फास्ट नहीं बढ़ेगी, आपको कुछ 5-10 मिनट मिल जाएंगे। और आपने अगर उस कमरे को, आप उस जगह को जहाँ फायर थी उससे छोड़ के किसी दूसरी जगह पे चले गए और आपने उस कमरे को बंद कर लिया, नीचे की जगह को तौलिया लगा दिया, चादर लगा दिया, सील कर लिया, तो हम बिल्कुल, मैं ये आपको कह रहा हूँ कि आपकी जान बच जाएगी। उतनी देर में हम पहुँचेंगे और आपको बचा लेंगे। एग्जॉस्ट तो मुझे लगता है कि ये ना, इससे उनकी लाइफ और ख़तरा उनको बढ़ गया, क्योंकि अगर आप रूम में बाथरूम का एग्जॉस्ट चला रहे हैं तो जो बाथरूम की एयर फ्रेश थी, क्योंकि बाथरूम में तो धुआं था नहीं, बच्चे इसीलिए उसमें गए और उन्होंने दरवाजे को बंद कर लिया, पर जब उन्होंने एग्जॉस्ट चलाया तो उससे क्या हुआ कि जो वहाँ की एयर थी वो बाहर निकली, तो वैक्यूम क्रिएट हुआ, तो जो बाहर की एयर थी वो अंदर आएगी, क्यों, एयर हैज़ टू बी रिप्लेस। तो वो बाहर धुआं था, तो उससे मुझे लगता है धुआं बढ़ गया होगा। एक्चुअली मुझे ये लगता है अगर इन बच्चों को ये ट्रेनिंग होती तो ये जानें बचाई जा सकती थी। बच्चों की सुरक्षा में इन सब बातों को हमेशा आप ध्यान में रखें तो हमें अच्छा लगेगा। संजय सिंह की रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी में बड़ी हलचल है और तिहाड़ जेल से छूटने के बाद राज्यसभा के सांसद, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह अपने घर नहीं गए, वो सीधे अरविंद केजरीवाल के घर गए हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिल रहे हैं। सीधे जाकर उनके पहुंच हुए। संजय सिंह ने सबसे पहले उनकी पत्नी साथी और वो भी सुनीता केजरीवाल से मिली हैं। संजय सिंह का ये तिहाड़ जेल से निकलने के बाद सीधे अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचना काफी कुछ बताता है कि सुनीता केजरीवाल को आतिशी और सौरभ भारद्वाज के साथ साथ एक और नेता मिल गया इस पूरी कानूनी लड़ाई को, और बीजेपी और तमाम अन्य विपक्षी दलों के साथ लड़ने के लिए एक और चेहरा मिल गया है। और ये चेहरा अब सीएम आवास पर सुनीता केजरीवाल के पास है। संजय सिंह वहीं पर सुनीता केजरीवाल से मुलाकात कर रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये रणनीति बन रही है कि किस तरह से इस पूरे मामले को, कानूनी लड़ाई को, अदालती लड़ाई को आगे बढ़ाना है। पब्लिक इंटरेस्ट में अब बारी आपके कमेंट्स की है, देख लेते हैं कल के शो पर क्या लिखा आपने। उमेश कुमार सिंह लिखते हैं, ये हमने बेरोजगारी और सरकारी नौकरी के प्रति क्रेज की जो खबर दिखाई थी उस पर कहते हैं बहुत अच्छी सटीक जानकारी मिली, आपके न्यूज में पारदर्शिता एवं जमीनी हकीकत की पूरी पकड़ है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार साहब आपका। और अब मुझे दीजिए इजाजत, कल रात फिर आएगा पटियाल पब्लिक इंटरेस्ट में सारे परीक्षण लेकर, जो आपके मतलब की खबरें होती हैं उनके। लेकिन एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला अब भी लगातार जारी रहेगा और आप कल मुझे जरूर मिलिएगा, मैं आपकी फीडबैक भी दिखाऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।